जीसस क्राइस्ट एक आम इंसान थे और कोई भी प्रैक्टिस के थ्रू जीसस क्राइस्ट के लेवल पे पहुंच सकता है या फिर पूरी तरीके से गॉड भी बन सकता है। अब इस स्टेटमेंट ने बहुत सारे लोगों के बिलीफ्स को चकनाचूर कर दिया था और ये स्टेटमेंट कही थी एलन वॉट्स ने। लेकिन एलन वॉट्स भगवान में मानते ही नहीं थे। वो एक क्रिश्चियन फैमिली में बड़े हुए थे जहां पे उन्हें एक अथॉरिटेरियन गॉड के बारे में बताया गया था, वो गॉड जिसने दुनिया बनाई है, जो दुनिया को चलाता है। लेकिन कुछ साल बाद एक हिंदू इंसान इस बिलीफ को तोड़ देने वाला था। 11 सितंबर 1893 ये एक बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिक दिन था पूरी दुनिया की हिस्ट्री में। स्वामी विवेकानंद शिकागो में एक स्पीच डिलीवर करते हैं। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। स्पीच के बाद पूरे हॉल में सिर्फ तालियों की आवाज सुनाई देती है। लेकिन एक इंसान ऐसा होता है जिसकी लाइफ इस स्पीच की वजह से पूरी बदलने वाली थी। 6 जनवरी 1915 को एलन वॉट्स यूके में पैदा होते हैं। वो एक क्रिश्चियन फैमिली में पैदा होते हैं, तो ऑब्वियसली बचपन से ही उनके बिलीव्स क्रिश्चियनिटी की तरफ ज्यादा झुके हुए होते हैं। लेकिन एलन वाज अ लिटिल डिफरेंट। बचपन से ही उन्हें बटरफ्लाईज और वाइल्ड फ्लावर्स के नाम याद करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। जब वो 15 साल के थे, लगभग 1930s में, वो बुद्धिज्म से पहली बार इंस्पायर होते हैं। यानी कि क्रिश्चियन फैमिली में बड़ा होने के बाद भी वो थियोलॉजी और क्रिश्चियनिटी में डिग्री लेने के बाद भी क्रिश्चियनिटी से इतना ज्यादा इंस्पायर नहीं होते हैं और लगभग 1951 में वो यूएस मूव कर जाते हैं। अब ऑल्दो वो यूएस में एक प्रोफेसर थे, लेकिन 2 साल पढ़ाने के बाद यानी कि करीब 1953 में वो अपनी टीचिंग की जॉब को क्विट कर देते हैं और 1953 में ही वो पैसिफिका रेडियो स्टेशन पे अपनी टॉक्स देने लग जाते हैं। अगले 9 साल तक यानी कि लगभग 1962 तक वो अपने रेडियो शो को जारी रखते हैं और इसी रेडियो शो की वजह से बहुत सारे लोग उनसे यूएस में जुड़ने लग जाते हैं। पर रेडियो पर तो हजारों शोज आते हैं। एलन वॉट्स के अंदर ऐसा क्या था जो हजारों लोग उनसे जुड़ना चाहते थे। अब भले ही 1950 तक अमेरिका में बहुत बड़ा क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस था, लेकिन 1960 में ये पिक्चर पूरी बदल देने वाली थी। 1960 में वहां पर एक स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन आया। 1960s के इस स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन ने अमेरिका का फेस पूरी तरीके से बदल कर रख दिया और इसके बहुत सारे ग्लिम्पसेस हमें आज भी देखने को मिलते हैं। योगा, मेडिटेशन, चैंटिंग, वेजिटेरियनिज्म, इन सब चीजों को अमेरिकन ने 1960s के बाद अपनाना शुरू किया और इसी टाइम पीरियड के बाद अमेरिकन इंडियन आइडियोलॉजीज जैसे कि हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जापान की ताओइज्म में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे थे और इन्हीं सब इंडियन और ईस्टर्न आइडियाज को बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडेबल तरीके से लिख के प्रेजेंट करने का काम किया एलन वॉट्स ने। एलन वॉट्स की राइटिंग इतनी ब्यूटीफुल थी कि वेस्ट में लोग उन्हें इग्नोर ही नहीं कर पाए और देखते ही देखते एलन वॉट्स की आवाज पूरे अमेरिका में गूंजने लगी थी। एलन वॉट्स और भी ज्यादा पॉपुलर हुए 2000s के एरा में और ऐसा हुआ सोशल मीडिया और स्पेशली यूट्यूब की वजह से, क्योंकि उन पर एलन की टॉक्स अपलोड होने लगी और उस पर कई हजारों व्यूज आने लगे। अगर आज भी जाके आप चेक करोगे, एलन वॉट्स का नाम भी लिख दोगे तो आपको कई हजार वीडियोस मिल जाएंगे उनके टॉक्स के। मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको 1893 के इंसिडेंट के बारे में बताया था। बेसिकली 1893 में पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स नाम की एक कॉन्फ्रेंस पहली बार शिकागो में हुई थी। अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग दुनिया के पार्ट से आए थे। उसमें बुद्धिस्ट लोग आए थे, इस्लामिक स्कॉलर्स थे, क्रिश्चियंस थे, जूस थे, जैन और हिंदू स्कॉलर्स भी वहां पर प्रेजेंट थे और इन्हीं में से 2 स्पीकर्स जो वहां पर आए हुए थे, उन्होंने एलन वॉट्स की पूरी लाइफ और 1960 के अमेरिका के स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इन दोनों में से पहले इंसान थे हिंदुइज्म के अद्वैत वेदांत को स्प्रेड करने वाले स्वामी विवेकानंद और एक ज़ेन बुद्धिस्ट मॉन्क जिनका नाम था सोयन शाकू। विवेकानंद को उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने अमेरिका भेजा था अद्वैत वेदांत को प्रमोट करने के लिए और 1893 की इस स्पीच के बाद अमेरिका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ अद्वैत वेदांत से और वहां पर एक अद्वैत वेदांत की सोसाइटी भी बन गई। अब वेदांता सोसाइटी के बहुत सारी ब्रांचेस अमेरिका में खुलने लगी थी, लेकिन इनमें से सबसे पॉपुलर था हॉलीवुड कैलिफोर्निया में प्रेजेंट वेदांता टेम्पल। कहा जाता है कि 1938 में बने इस वेदांता टेम्पल में एलन वॉट्स कई बार विजिट किया करते थे। एलन वहां जाकर स्पिरिचुअल डिस्कशंस करते थे, लाइफ का क्या पर्पस है उसके ऊपर डिस्कशंस करते थे, हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़ते थे और बाकी सब चीज। उसी वेदांता टेम्पल में उन्हें स्वामी प्रभावानंदा मिले, जिन्होंने इंडियन स्क्रिप्चर्स के बारे में नॉलेज दी और अद्वैत वेदांत के बारे में काफी कुछ पढ़ाया। और जो दूसरे स्कॉलर थे जिससे एलन बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे, वो थे सोयन शाकू। अमेरिका में हुई इस स्पीच के बाद सोयन शाकू वापस से जापान जाते हैं और अपने एक स्टूडेंट डीटी सुजुकी को फिर से अमेरिका भेजते हैं। वो चाहते थे कि डीटी सुजुकी अमेरिका में जाके ज़ेन बुद्धिज्म का प्रचार करें और डीटी सुजुकी ने भी कई सालों तक ज़ेन बुद्धिज्म के बारे में लिखा और पढ़ा था। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि एलन जब यूके से यूएस आए थे, तब उनके पास क्रिश्चियनिटी और थियोलॉजी की एक डिग्री थी और एलन वॉट्स की एक बुक जिसका नाम था द स्पिरिट ऑफ द ज़ेन, उन्होंने डीटी सुजुकी से इंस्पायर होकर ही लिखी थी। कहा जाता है कि लंदन
लंदन से यूएस आने से पहले वो लंदन में ही डीटी सुजुकी से एक बार मिल चुके थे। और आगे आने वाले टाइम में एलन 2 इंपॉर्टेंट बुक्स और लिखते हैं जिनका नाम होता है द वे ऑफ द ज़ेन और साइकोथेरेपी ईस्ट एंड वेस्ट। द वे ऑफ द ज़ेन में एलन बताते हैं कि कैसे वेस्टर्न स्पिरिचुअलिटी और वेस्टर्न फिलोसफी मटीरियलिज्म से बहुत ज्यादा बाउंडेड है। हालांकि जो इंडियन और ईस्टर्न फिलोसफीज हैं जैसे कि हिंदुइज्म और ताओइज्म, वो इस मटीरियलिज्म के ब्रिज को पार करके जाती हैं। और उनकी जो दूसरी बुक थी साइकोथेरेपी ईस्ट एंड द वेस्ट, उसको तो आज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक माना जाता है। इस बुक में ईस्टर्न और वेस्टर्न आइडिया ऑफ साइकोथेरेपी के बीच में डिफरेंसेस बताए गए हैं। 1960 तक एलन वॉट्स काफी सारी बुक्स और आर्टिकल्स लिख चुके थे और वो अपनी रेडियो टॉक्स भी कंटिन्यूअसली देते जा रहे थे। और जैसा कि मैंने बताया, उनकी रेडियो टॉक्स में हिंदुइज्म और बुद्धिज्म के थॉट्स बहुत ज्यादा प्रेडोमिनेंट थे। लेकिन उनकी बढ़ती पॉपुलैरिटी के साथ साथ एक चीज और बढ़ती जा रही थी और वो थी उनकी अल्कोहलिक हैबिट्स। ऑल्दो एलन वॉट्स हमेशा से एक स्मोकर रहे थे, लेकिन उनकी ड्रिंकिंग हैबिट्स दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी और उस पर कोई लिमिट नहीं लग रही थी। लेकिन 16 नवंबर 1973 को जब एक वॉक के बाद एलन वॉट्स वापस से अपने कैबिन में आते हैं और कुछ देर बाद उनसे मिलने कोई जाता है, तो ये देखा जाता है कि एलन वॉट्स इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। अल्कोहलिज्म की वजह से सिर्फ 58 की उम्र में उनका देहांत हो गया। लेकिन क्या उनकी डेथ की एक्चुअल वजह अल्कोहलिज्म ही थी? इसके पीछे बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज हैं। अब ऐसा इसलिए क्योंकि डॉक्टर्स एलन की बॉडी पर कोई भी चेकअप करके उनकी मौत का रीजन बताते उससे पहले ही उन्हें क्रिमेट कर दिया गया। और हाँ, अनलाइक क्रिश्चियन ट्रेडिशन जिसमें वो पैदा हुए थे और बड़े हुए थे, उन्हें कॉफिन में नहीं दबाया गया, बल्कि एक हिंदू ट्रेडिशन की तरह उनकी चिता को आग दी गई और उनकी एशेस को नदी में बहा दिया गया और बची हुई एशेस को उनकी मूर्ति के नीचे दफना दिया गया। लेकिन जिस स्पीड से उनकी बॉडी की क्रिमेशन हुई, उसकी वजह से बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज बाहर आती हैं। 6:30 पे कहा जाता है कि वो इस दुनिया को छोड़ के गए और लगभग 8 बजे तक ये क्रियाक्रम खत्म हो चुका था। हालांकि कॉन्स्पिरेसीज कितनी भी हो, हम ये कह सकते हैं कि एलन वॉट्स जरूर इस प्लैनेट को एक बेटर कंडीशन में छोड़ के गए। अगर एलन वॉट्स की फिलॉसफी को सम अप किया जाए तो वो कहते थे कि सारे इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो समुद्र में आई एक वेव की तरह होते हैं। वो जरूर थोड़े टाइम के लिए समुद्र से अलग दिख सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उन वेव्स को समुद्र में जाके ही मिल जाना है। ये हिंदुइज्म के ब्रह्म के कॉन्सेप्ट की तरह और बुद्धिज्म के निर्वाणा के कॉन्सेप्ट की तरह बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है। वो कहते थे कि ह्यूमन लाइफ का पर्पस होता है अपनी ईगो को पूरी तरीके से मिटा देना, और इसी चीज को हिंदुइज्म में अहंकार या फिर अहम वृत्ति भी कहा जाता है। और जैसे बुद्धिज्म के शून्यवादी लोग ये मानते हैं कि लाइफ का पर्पस होता है शून्य में समा जाना, और उसी तरीके से एलन वॉट्स भी कहते थे कि आपको अपने आप को नलिफाई कर देना है। वो कहते थे कि हमें प्योर कॉन्शियसनेस में समा जाना चाहिए। वो कहते थे कि रियलिटी का असली नेचर अगर हमें जानना है तो कॉन्टेम्पलेशन और खुद के थॉट से ही जाना जाता है। किसी दूसरे के एक्सपीरियंसेस से या फिर लैंग्वेज से हम उस एब्सोल्यूट रियलिटी को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है। और रियलिटी कोई स्टेबल चीज नहीं होती जिसको हम एक बार एक्सप्रेस करते हैं तो वो वैसे ही रहती है। रियलिटी तो डायनामिक होती है, एवर चेंजिंग होती है, इसलिए उसको कभी भी कॉन्सेप्चुअल थॉट में प्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। एलन तो ये भी मानते थे कि जितना ज्यादा हम चीजों को और सर्कमस्टांसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज्यादा वो हमें स्ट्रेस और एंजाइटी देते हैं। तो अगर हमें किसी भी चीज से स्ट्रेस या एंजाइटी से मुक्त होना है तो हमें उस चीज को लेट गो कर देना चाहिए। हमें जिंदगी को और सर्कमस्टांसेस को नेचुरली फ्लो होने देना चाहिए, और इससे हमारी लाइफ बहुत ज्यादा पीसफुल हो सकती है। एलन के हिसाब से जब हम चीजों में डिफरेंसेस देखने शुरू करते हैं, वही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण होता है। आसान शब्दों में बोला जाए तो अगर किसी भी इंसान को ये लगे कि वो नेचर से या यूनिवर्स से एक अलग एंटिटी है, तो वो उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि हर इंसान यूनिवर्स का एक इंटेग्रल पार्ट है, और हर इंसान अपने आप में ही पूरा यूनिवर्स भी है। इसी बात को समझाने के लिए एलन द वेब ऑफ लाइफ जैसे कॉन्सेप्ट्स दिया करते थे। ताओइज्म के कॉन्सेप्ट से इंस्पायर होकर एलन ने ताओ का मतलब समझाने की कोशिश की। ताओ होता है नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ, यानी कि ताओ एक अंडरलाइंग फोर्स है पूरे यूनिवर्स की, जिसकी वजह से सारी चीजें चल रही हैं। और अगर हम उस फोर्स के अगेंस्ट सरेंडर कर देंगे तो हम नेचुरली फ्लो हो सकते हैं जिंदगी में। और जिंदगी में नेचुरली फ्लो होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम जिंदगी से लड़ेंगे तो वो एंजाइटी और स्ट्रेस का कारण बनेगी। हिंदुइज्म में इसी चीज को रित कहा गया है और बुद्धिज्म में इसी चीज को धम्म कहा गया है। अब जैसा कि मैंने बताया कि 1960s में अमेरिका में जो स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन आया था, उसके कारण अमेरिका में बुद्धिज्म, हिंदुइज्म और ताओइज्म बहुत ज्यादा फैलने लगा था। ओशो और श्रील प्रभुपाद के साथ एलन वॉट्स इस रेवोल्यूशन के एक बहुत ज्यादा सेंट्रल फिगर थे। उन्होंने खुद एक वेस्टर्नर होके बाकी वेस्टर्नर्स को कैपिटलिज्म और मटीरियलिज्म की फ्यूटिलिटी के बारे में बताया। हालांकि ओशो और प्रभुपाद खुद एक इंडियन थे, लेकिन एलन वॉट्स का एक वेस्टर्नर होके वेस्टर्न आइडिया से ही इतना ज्यादा लगाव होना बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है। इस वीडियो को एंड करना चाहूंगा एलन वॉट्स के एक कोट से, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है। दिस इज द रियल सीक्रेट ऑफ लाइफ, टू बी कंप्लीटली एंगेज्ड विद व्हाट यू आर डूइंग इन द हियर एंड नाउ, एंड इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट वर्क, realize it is
प्ले। और अगर आप इस वीडियो के एंड तक पहुंच गए हो तो आप मेरे इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। वीडियो के नीचे दिखे जाने वाले ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप मेरे इस चैनल को छोटा सा सपोर्ट दे सकते हो। और अगर आप जानना चाहते हो सनातन धर्म के बारे में जिसने एलन वॉट्स को बहुत ज्यादा इंस्पायर किया था, तो आप इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो।